इवनिंग, नमस्कार। मैं बबीता त्यागी, आईसीएस कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज एक ख़ास दिन है क्योंकि आज जन्मदिन है इस देश की आज़ादी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल निभाने वाले एक रोल मॉडल के रूप में जिसे यंग लोग बहुत पसंद करते हैं, जिन्होंने काम किया है आज़ाद के साथ भी और भगत सिंह के साथ भी। ये बात हो रही है उस चेहरे की जिसको बहुत लोगों ने अपना रोल मॉडल और आइडियल मान लिया था। जितने यूथ उस टाइम क्रांतिकारी भावनाओं से भरे हुए थे, उन सब की नज़रों में जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू थी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम बातचीत करेंगे शहीद हुए देश के लिए बड़े क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जी की, जिनका आज बर्थडे हुआ करता है। 11 जून 1897 में जन्मे। इस धरती पर वो एक बच्चा जब जन्मा तब कोई नहीं जानता था कि देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी देकर अमर हो जाएगा, शहीद कहलाएगा। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जब इस देश की धरती पर हुआ, वो देश, वो दौर, उसको अगर आप इमेजिन करें, एक बार वापस हिस्ट्री की तरफ चलते हैं। 1885 में एक संस्था बनी थी जिसका नाम था कांग्रेस, और कांग्रेस ने लगभग 20 साल काट दिए थे उदारवादियों के हाथों में। लेकिन धीरे 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 डिस्प्यूट्स सामने आने लगे थे, गरम और नरम की फॉर्म में। ये जब की बातें मैं कर रही हूँ तब राम प्रसाद बिस्मिल एक बच्चे थे, पर बच्चे के मन पे भी राजनीति का कहीं ना कहीं प्रभाव था। और धीरे धीरे उनका झुकाव गरम दल की तरफ, जैसे जैसे बड़े हुए, गरम दल के क्रांतिकारियों से अपने आप ही प्रभावित होते चले गए। और फाइनली जाके भी जिस संगठन में बड़े लेवल पे उन्होंने काम किया और जिसको बनाने में एक तरह से कह लीजिए फाउंडर्स में बहुत इज्जत के साथ उनका नाम भी लिया जाता है। सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम हम लेते हैं, हम आज़ाद का नाम, चंद्रशेखर आज़ाद का नाम लेते हैं, उन्हीं के साथ हम नाम लेते हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी का। मैं बात कर रही हूँ देश की क्रांतिकारी एक बहुत बड़ी संस्था जो बाद में HSRA बनी थी, लेकिन जिसकी शुरुआत हुई थी HRA के नाम से। तो आज हम लोग बात करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल की। वो नाम, वो चेहरा जिसने कहीं ना कहीं अंग्रेजों को भी दहला दिया था। काकोरी कांड, जिसको अंग्रेज कहा करते थे, कांड या षड्यंत्र, हमारे लिए काकोरी की घटना है। ये बात हो रही है अगस्त 1925 की, वो रेल वाली घटना है। अगर आपने मेरी सारी क्लासेस ली हैं मॉडर्न इंडिया में, मैंने बहुत डिटेल से पूरी बातें समझाई थी। उस घटना को अंजाम देने में चीफ के रूप में जो काम किया था वो इसी ताकतवर नौजवान ने किया था, और अंग्रेज भी नहीं समझ पाए थे कि ऐसा हो कैसे सकता है। वो तो एक गलत आदमी, एक कोई कमज़ोर कड़ी इन क्रांतिकारियों में था, जिसके कारण ये पकड़े गए। और फाइनली अंग्रेज़ों ने एक लंबा लीगल प्रोसेस चला के 18 महीने बाद इन लोगों को फांसी पर लटका दिया था। लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, इंसान आते और जाते हैं, विचार कभी नहीं मरते। क्योंकि इन्हीं के विचारों को आगे फिर भगत सिंह लेकर चल पड़े थे, नौजवान भारत सभा के रूप में, और फिर HRA में समाजवादी और जोड़ के उसी को और बेहतर बना दिया था HSRA के नाम से। चलिए आज बातचीत करेंगे राम प्रसाद बिस्मिल जी के बारे में, क्योंकि आज इनका जन्मदिन भी है। राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी, बहुत बड़े लीडर, एक ऐसा नौजवान जिसने देश के नौजवानों को एक कहीं ना कहीं मैसेज कन्वे किया कि वो भी मोटिवेटेड रहें। और जैसे ये देश के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए, ऐसे कभी भी देश की आज़ादी के लड़ाई में पीछे ना हटें। पता नहीं कहाँ, कब, कौन, किससे इंस्पायर होके देश के लिए लड़ने मरने को तैयार हो जाता। तो अपने पार्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके गए हैं राम प्रसाद बिस्मिल जी। बिस्मिल जी का जन्म हुआ तब देश परतंत्रता से जूझ रहा था, और कहीं ना कहीं देश की राजनीति में गरम और नरम का विवाद तूल पकड़ने लगा था। पुरानी अगर कांग्रेस को देखें तो नरमपंथी ही थे सारे, उदारवादी जिनको आप कहते थे। ये धीरे धीरे इनकी कमजोरी उजागर होने लगी और यंग लोगों का झुकाव कहीं ना कहीं होता चला गया गरम वालों की तरफ। लेकिन उस टाइम पे ये बच्चे थे, जो ये बात कर रही हूँ ना, एग्जैक्टली ये 1907 को अगर मैं कंसीडर करूँ, और अभी मैंने कहा इनका जन्म है 1897 का, तो महज 10 साल का बच्चा है। अभी वो डिसीजन नहीं ले सकता, लेकिन एक चीज़ होती है कि क्या सोचने लगा, उसका झुकाव, उसका नज़रिया किस तरफ डेवलप होने लगा। तो इनका झुकाव, इनका नज़रिया स्टार्टिंग से ही क्रांतिकारी जो लोग काम कर रहे थे उतने ज़्यादा मुखर नहीं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं बचपन में इनके मन में था कि मुझे इनके साथ जुड़ जाना चाहिए और मैं भी देश की आज़ादी की इस लड़ाई में कभी ना कभी जाके इनका साथ दूंगा। तो बचपन से एक सपना होता है ना कि आज़ादी के लिए मैं भी लड़ूंगा, मैं भी देश के लिए शहीद हो जाऊंगा, वो इनके मन में बचपन से घर कर गया था। जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई, पढ़ते गए, पिताजी समझदार थे,
पिताजी ने घर पर ही इनको हिंदी की अच्छी समझ इनके अंदर पैदा कर दी। कहते हैं ना, परवरिश का बहुत बड़ा योगदान होता है इंसान की पर्सनालिटी को शेप देने में। तो देखो एक एग्जाम्पल है, इनके पिताजी ने हिंदी पे एक अच्छी कमांड बना दी बचपन से ही। एक मौलवी जी रखे जिनसे इन्होंने उर्दू सीख ली। तो पिताजी को क्योंकि उर्दू पे उतना अच्छा उनका कमांड नहीं थी, तो एक मौलवी साहब को इन्होंने किया, जैसे आज प्राइवेट ट्यूशन करते हैं कि तुम वहाँ जाया करो और वहाँ से उर्दू सीखो। यही कारण है कि राम प्रसाद बिस्मिल की दोनों लैंग्वेजेस बहुत बढ़िया थी। ये उर्दू में भी शायरी लिखते थे और ये हिंदी में भी बहुत बढ़िया देशभक्ति से ओतप्रोत कविताएं लिखा करते थे। ये पिताजी के कारण अच्छी थी और ये मौलवी साहब के कारण। और फिर इनका एडमिशन कराया गया एक मिशनरी स्कूल में, जहाँ इनकी इंग्लिश पर भी कमांड बन गई। और अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया हो, ध्यान दिया हो, जितने लोग बड़े ऊंचे पदों पर पहुंचे या जिन्होंने बहुत कुछ अच्छा अचीव किया, उनकी अगर आप कभी बायोग्राफी पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी, तो आप देखेंगे कि लगभग लोगों ने लैंग्वेज पे बहुत ज़्यादा कमांड बनाई। बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो नामी गिरामी हैं, जो 3, 4, 5, 6 तक भाषाएं सीख चुके थे। चाहे वो अंबेडकर की बात कर लें, चाहे रविन्द्रनाथ टैगोर की। कई भाषाओं में पारंगतता आपके बौद्धिक स्तर की गारंटी देती है कि वो बाकियों से बहुत ऊंचा है। तो यहाँ 3 लैंग्वेजेस का मैंने जिक्र किया, और जो ये पोइट के रूप में जाने जाते हैं मेनली, वो हिंदी और उर्दू में। उर्दू में शायरी लिखा करते थे और हिंदी में बहुत बढ़िया कविताएं, लेख भी इनके फेमस हुए थे। परवरिश अच्छी थी, स्कूलिंग अच्छी थी, पेरेंट्स अच्छे मिले, तो धीरे धीरे दिमाग का विकास भी होता गया। और इन्होंने आगे बढ़ते बढ़ते स्कूल लेवल पर जब ये थे तो ये आर्य समाज से जुड़ गए। आर्य समाज आप सभी जानते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती की देन है। 1875 में मुंबई में बना था। तो ये लगा लो उसके काफ़ी साल जब वो चल चुका था, वो एक तरह से अपने आप को फेमस जो हो चुका था आर्य समाज एक संस्था के रूप में। और आर्य समाज मंदिर भी उस टाइम बहुत बड़ी संख्या में लगातार बनाए जा रहे थे। उस टाइम पे ये एक स्टूडेंट की लाइफ के दौर में ही प्रभावित होकर दयानंद सरस्वती जी की लेक्चर्स से, और फिर इन्होंने, ऐसा नहीं कि इन्होंने लाइव सुना क्योंकि दयानंद जी तो तब तक एक्सपायर हो गए थे, लेकिन उनकी किताब तो फेमस थी ना, आज भी चल रही है, पढ़ रहे हैं लोग आज भी। सत्यार्थ प्रकाश से बहुत इंस्पायर हुए, इन्हें मोटिवेशन मिला, और उस किताब के बाद ये धीरे धीरे आर्य समाज की तरफ इनका जो मन था वो मुड़ने लगा, और ये बढ़िया वाले आर्य समाजी बन गए। आर्य समाज में रोज जाया करते थे, वहाँ बैठते, मेडिटेशन, योगा, बहुत सारी अच्छी चीज़ें यहाँ सिखाई जाती। और यूथ की एनर्जी को सही डायरेक्शन में मोड़ना ही उस टाइम पे आर्य समाज का इकलौता टारगेट था कि कोई भी यूथ, कोई भी जवान बच्चा देश के लिए तब एसेट बनेगा, तब मानव संसाधन बनेगा जब वो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगा देगा। आज भी ऐसा ही है। ये देश बैठे बिठाए विकास नहीं करेगा, ये देश तब विकास करेगा जब इस देश का युवा इस बात को समझ लेगा कि अगर हम खाली बैठ के अपना टाइम गंवा रहे हैं तो हम अपना नुकसान तो कर ही रहे हैं, इस समाज का और इस देश का भी बहुत बड़े स्तर पे नुकसान कर रहे हैं। क्योंकि खाली बैठने का मतलब है आपकी एनर्जी गलत डायरेक्शन पकड़ लेगी। इसीलिए कहा जाता है खाली मत बैठे रहो। ये जो कहावत है ना, खाली दिमाग शैतान का घर, ये ऐसे ही नहीं बनी, ये सच्चाई है। जो लोग हमेशा कामों में लगे रहते हैं, जो लोग हमेशा प्रोडक्टिव कामों में लगे रहते हैं, वो कभी गलत रास्ता पकड़ ही नहीं सकते। क्रिएटिव लोग कभी भी गलत रास्ता नहीं पकड़ पाते, उन्हें डायरेक्शन सही मिलती रहे टाइम टू टाइम। तो इन्होंने अपना लाइफ का एक मोटो बना लिया, ये देश की आज़ादी से जुड़ना चाह रहे हैं, अच्छी स्कूलिंग मिल रही है, अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, और ये किससे जुड़ गए हैं? एक संस्था से जो यूथ को टारगेट बना के सही डायरेक्शन में उनकी एनर्जी को निकालने की कोशिश में लगी रहती है। आर्य समाजी बन गए। इसी दौर में अब जैसे बड़े भी हो रहे हैं, अब 18 साल के जब हुए, 18 ईयर्स के, तो उस टाइम इन्होंने पढ़ा। एक बहुत बड़े आदमी थे बाबू परमानंद। परमानंद जो हैं एक लीडर रहे हैं। इनको ना उस टाइम पे सजाए मौत, अंग्रेज़ों के काल में सजाए मौत की खबर छपी अखबार में, इन्होंने पढ़ लिया। तो 18 साल के थे। उस टाइम देशभक्ति वैसे भी ज़्यादा होती है, पीक पर होती है ना, 16 से 20 में सबसे ज़्यादा देशभक्त जो है वो देखे जाते हैं। फिर धीरे धीरे एज बीतने पर क्या होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां कंधों पर आ जाती हैं, फिर देशभक्ति थोड़ी थोड़ी दबने लगती है। आप कभी भी देखना, क्रांतिकारी वो लोग थे जिनकी एज 15-16 के बाद और 30 तक के बीच में ज़्यादा थी। ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो सकते, 50 में भी क्रांतिकारी हो सकते हैं, लेकिन जो जज्बा होता है ना कि देश के लिए मरना मिटना, वो तब ज़्यादा होता है जब जिम्मेदारियां ज़्यादा नहीं होती। जिम्मेदारियां उस जज्बे को दबा देती हैं। तो 18 साल के थे, बाबू परमानंद जी की मौत की सज़ा जब इन्होंने सुनी तो बहुत गुस्सा आया। और बाबू परमानंद कौन है? ये एक बहुत बड़े आदमी हैं, और ये लाला हरदयाल के सहयोगी रहे। ये वही हरदयाल हैं जिन्होंने 1913 में सैन फ्रांसिस्को
अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना करने में एक हेल्पिंग हैंड, और भी लोग थे उसमें, लेकिन सोहन सिंह भाकना का नाम आपने सुना होगा, लेकिन लाला हरदयाल का भी नाम बहुत बड़ा है। तो लाला हरदयाल ने गदर पार्टी अमेरिका में बनाई थी, सैन फ्रांसिस्को में। क्यों? ताकि क्रांतिकारियों की मदद हो सके भारत में। वहां वो लोग पैसा इकट्ठा करते, फंड रेज करते और उन्हें इंडिया के क्रांतिकारियों तक पहुंचाते, ताकि यहाँ लोग हथियार खरीद सकें। कभी कभी हथियारों के भी जत्थे यहाँ पहुंचा दिए जाते, ताकि हम इंडियंस लड़ सकें ब्रिटिशर्स से। तो देखो, ये थे सच्चे भारतीय जिन्होंने देश को इतना प्यार किया कि बाहर बैठे हैं लेकिन आजादी के लिए वहां भी बैठे बैठे पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अखबार भी निकाला था गदर नाम से ही। वैसे कहते हैं 6 महीने बाद ही लाला हरदयाल ने उसमें उतना एक्टिवली पार्टिसिपेशन नहीं दिखाया, फिर भी शुरुआत करने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया। तो लाला हरदयाल के सहयोगी रहे थे बाबू परमानंद। परमानंद के एक फ्रेंड थे सोमदेव जी, जो एक तरह से गुरु के रूप में उन्होंने थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश दिया था राम प्रसाद बिस्मिल जी को। जब वो 18 साल के हुए, ये खबर पता चली तो गुस्से में आके, कुछ कर तो सकते नहीं थे, तो एक कविता लिखी और वो कविता इन्होंने सोमदेव जी को सुनाई। उस कविता को सुनकर सोमदेव को लगा, सोमदेव बाबू परमानंद के एक फ्रेंड मान लो, सहयोगी मान लो, 3 नाम मैं ले रही हूँ। लाला हरदयाल, जो कि बहुत बड़ा नाम है, हर कोई उनसे नहीं मिल सकता था। सैन फ्रांसिस्को में उन्होंने काम किया था गदर पार्टी बनाने का। उनके सहयोगी रहे थे बाबू परमानंद, जिनको डेथ सेंटेंस मिला है अंग्रेजी सरकार से, और उनके परमानंद जी के कभी दोस्त रहे थे, सहभागी रहे थे, साथी रहे थे, जिनका नाम है सोमदेव। तो सोमदेव कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस लड़के के अंदर गुस्सा फूट पड़ा। इसने एक कविता लिखी और कविता पढ़ के सुनाई सोमदेव को। कविता सुन के सोमदेव को लगा कि इस लड़के को भी, एज कम है ना, अगर सही कोई दिशा मिल जाए, कोई बढ़िया एक्सपीरियंस्ड आदमी, कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इसका साथ दे, तो ये लड़का काबिल है, इसके अंदर जुनून है, इसके अंदर जज्बा है, देश की आज़ादी में ये बहुत बड़ी कड़ी साबित हो सकता है। और फिर सोमदेव जी ने इनकी मीटिंग अरेंज कराई। इन्होंने, जो ये देख रहे हो ना कविता लिखने वाले राम प्रसाद बिस्मिल जी, इन्होंने एक छोटा सा संगठन भी बना लिया था। मातृदेवी भी लिखा है कहीं कहीं, कहीं कहीं मातृवेदी, अपनी मिट्टी से जुड़ा था, तो मातृदेवी और मातृवेदी दोनों मिल जाएंगे लिखे हुए। ये संगठन बनाया। अभी ऐसा नहीं है कि संगठन बना और ढेर पैसा आ गया, संगठन बन गया, कुछ लड़के जुड़ गए, लेकिन देश की आज़ादी इतनी हल्के में थोड़ी मिल जाएगी। एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है। जो सोमदेव हैं, ये कोशिश में है कि इसको किसी का साथ मिले। एक टीचर है, उसी टाइम पर एक टीचर है जिनका नाम है गेंदा लाल दीक्षित। टीचर का नाम है गेंदा लाल। अब ये कहने को तो टीचर हैं, लेकिन ये भी एक तरह से क्रांतिकारी हैं। टीचर भी तो क्रांतिकारी हो सकता है, वो भी तो देश में, समाज में बदलाव के लिए यूथ को जगा सकता है, मोटिवेट कर सकता है, इंस्पायर कर सकता है। गेंदालाल दीक्षित जी टीचर के रूप में हैं, लेकिन ये भी देशभक्त हैं और पक्के वाले देशभक्त हैं। इनकी खास जान पहचान है उस टाइम के कुछ नामी गिरामी ताकतवर लोगों से। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो उस एरिया के डाकुओं से। डाकू उस टाइम बुरे नहीं लगते थे बहुत सारे लोगों को। क्यों? क्योंकि डाकू भी हथियार रख के कई बार अंग्रेजों के साथ लड़ा करते थे। तो ये जो टीचर है ना गेंदालाल, एक समाज सेवी के रूप में मान लो इनको, या मान लो क्रांतिकारी टाइप का ही काम इनका भी है, देशभक्ति से ये भरे हुए हैं। इन्होंने उस टाइम के कुछ पावरफुल लोग डाकुओं के साथ सांठगांठ की। क्यों? क्योंकि डाकुओं के पास हथियार थे, डाकुओं के पास लूट का पैसा था। तो इन्होंने कहा अगर हमारे पास डाकुओं के हमारे संगी साथी बन जाएं, अंग्रेजों के खिलाफ हम इनको भड़का सकें, तो ये हमें आर्म्स यानी हथियारों की मदद दे देंगे, ये हमारे संगठन के मेंबर बन जाएंगे। इन्होंने जो संगठन बनाया वो वीर शिवाजी के नाम पर था, शिवाजी समिति। तो अब 2 छोटे छोटे संगठन हैं, 2 हैं लेकिन छोटे हैं, अकेले काम नहीं करना उतना मजेदार होता, नहीं लोग जुड़ पाते। तो सोमदेव जी ने क्या किया, उस राम प्रसाद बिस्मिल, यंग अभी लड़का 18 साल का है, भी कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी नहीं है, उसके इस छोटे से संगठन को इनके संगठन के साथ ऐड करवा दिया। तो ये 2 संगठन इकट्ठे हो गए। अब इनके साथ कुछ पावरफुल लोग, या कहीं कहीं जहां लिखा है डाकू जो लोग थे उस टाइम के, उस टाइम उसको बुरा नहीं मानते, क्योंकि उनका टारगेट भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ ही था। तो इन दोनों के संगठन ने काम करना स्टार्ट किया। और जब ये संगठन ताकतवर बना तो फंड्स तो हैं, लेकिन इतने भी नहीं है कि देश की आज़ादी के लिए पूरे हो जाएं। तो इन लोगों को लगा कि यार कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्या करें। तो इन लोगों ने फिर ये डिसाइड किया कि कहीं ना कहीं लूट करनी पड़ेगी। और पैसा कहाँ से आएगा? लूटना पड़ेगा अंग्रेज़ों के किसी इलाके में जाके, या कुछ भी इस तरह का करके। तो इन लोगों ने लूट की घटनाओं को अंजाम दिया, और कहते हैं 1 साल के अंदर 3 बड़ी लूट की गई। लूट में
अंग्रेज भी एक्टिव हो गए, पता चल गया, क्योंकि उस टाइम में भी मुखबिरी होती थी ना, तो किसी ने बता दिया कि जी ऐसे ऐसे प्लान हैं, तो अंग्रेज एक्टिव हो गए और मैनपुरी के आसपास, वो मैनपुरी जगह का नाम है, यूपी इलाके पड़ती है आज, यहाँ पे वो एक्टिव होके और उन्होंने अपनी जो आदमी थे फैला दिए कि ऐसे ऐसे संगठन काम करने की कोशिश में है, जहाँ मिले इनको धर दबोचो। तो जब ये एक्टिव थे तो जैसे ही ये लूट वूट का काम करते, कुछ कहते हैं एक ऐसी किताब भी थी जो इन्होंने लिखी थी राम प्रसाद बिस्मिल ने, बैन कर दी गई थी क्योंकि उसमें कुछ क्रांतिकारी ज़्यादा लोगों को ये मान लीजिए मोटिवेट कर सकते थे वो विचार, तो बैन कर दी गई। वो बैन किताब इन्होंने बेचनी स्टार्ट कर दी छिपे हुए तरीके से। ये बात पता चल गई कि जो किताब बैन की गई थी, आपको पता होगा ना, क्रांतिकारियों के कागज पैम्फलेट सब बैन कर देते थे ताकि और लोग ना जाग जाएं, उन तक विचार ना पहुंचे। तो वो किताब बैन कर दी गई, लेकिन फिर भी बांटते थे ये कहीं कहीं जाके। तो ऐसी ही बैन किताब पे एक दिन जब ये बांट रहे थे तो छापा पड़ा, बड़ी मुश्किल से किताबों को वो बंडल लेके भागे थे राम प्रसाद बिस्मिल, एक घटना में। दूसरी घटना में कहते हैं राम प्रसाद बिस्मिल लूट की पूरी तैयारी में थे, तभी वहां पुलिस आ जाती है और पुलिस इनका पीछा करती है। तो जब वो पीछा करती है तो ये भाग के, जैसे थोड़ा ऊंचा सा इलाका था, पहाड़ी टाइप का जंगल सा इलाका, वहां से भाग के और तुरंत एक नदी नीचे बह रही थी उसमें कूद जाते हैं, और उसमें कूदने के बाद तैरते हुए दिखते ही नहीं। तो पुलिस को और इनके खुद के साथियों को लगता है कि शायद बिस्मिल डूब गए, उनको तैरना नहीं आता था और वो डर के मारे कूद तो गए लेकिन तैरना नहीं आता, जिस कारण वो डूब गए। और कहते हैं इसके बाद ये अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन बिस्मिल के जो फ्रेंड थे ना, गेंदालाल जी, ये पकड़े गए, ये और इनके कुछ साथी पकड़े गए। इनको पकड़ के पुलिस ले गई और इनको आगरा फोर्ट में, आगरा का जो किला था ना पुराने टाइम में जो बना था, यहाँ पे बंद कर दिया। ये हेड और इनके कुछ क्रांतिकारी साथी मान लीजिए। तो ऑर्गेनाइजेशन बनने से पहले ही खत्म बराबर काम, कोशिश की थी लेकिन बात नहीं बनी, तो आगरा फोर्ट में बंद कर दिया, जहां से गेंदालाल जी भी कमजोर नहीं है। भाई जो आदमी टीचर के रूप में काम कर सकता है, एक संस्था बना सकता है, तो कोई आम आदमी तो वो है नहीं। वहां से ये भी भाग गए, किसी तरह भाग गए। तो इनके खिलाफ फिर एक केस दर्ज कर दिया गया, इसको मैनपुरी षड्यंत्र कहा जाता है। और फिर इनको, दीक्षित जी को और बिस्मिल, पता चल गया कि बिस्मिल ने भी गड़बड़ की है, वो मरा नहीं था, वो भाग गया था। तो इन दोनों को भगोड़ा घोषित कर दिया अंग्रेजी सरकार ने। केस चल पड़ा, अब इनको अंडरग्राउंड रहना पड़ेगा क्योंकि सामने आएंगे तो पकड़े जाएंगे। इस कारण लंबे टाइम तक, लगभग 1 साल तक राम प्रसाद बिस्मिल अंडरग्राउंड ही रहे थे, क्योंकि सामने आते तो पकड़ लिए जाते। इसके बाद ये सब चीज़ें चल रही थी। ये 18 ईयर्स के हैं, ये मान लो कि 1915, 17, 18 की ये बातें हो रही हैं जो मैं बता रही हूँ। अब इस टाइम पर 1919 से 1920 के बीच में ये गायब रहते हैं, ये पटल पे दिखाई नहीं देते, स्टेज पे नहीं है, अंडरग्राउंड काम कर रहे हैं। कहते हैं यूपी के गांव-गांव में घूम रहे थे, लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, किताबें और कविताएं लिख रहे थे। उसी टाइम की कुछ किताबें फेमस हुई, लेकिन अंग्रेज़ों ने वो या तो जला दी या उनको छपने के बाद कहीं पे बैन कर दिया कि ये चलेंगी नहीं आगे। तो विचारों को मारकर ही वो लोग ऐसे क्रांतिकारियों को मार सकते थे, वरना इनके शरीर खत्म होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो ये जो दौर था, इस दौर में अंडरग्राउंड रहे। बाद में क्या हुआ, मैनपुरी षड्यंत्र के जितने कैदी थे इन सबको रिहा कर दिया। तो जब रिहा हो गए तो ये भी खुल के सामने आ गए। अब ये आए तो पुलिस इनके घर आई, तो इन्होंने जो अथॉरिटी के सामने ले गए, बड़े अफसरों के सामने, तो इन्होंने कहा जी ठीक है, आज के बाद हम लोग कभी भी इस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं करेंगे। मान गए। इनका जो ये इन्होंने कहा, ये रिकॉर्ड कर लिया गया कि भाई तू कह रहा है, अब आगे से अगर तू पकड़ा गया फिर हम बड़ी वाली कार्यवाही करेंगे। तो बिस्मिल ने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे से कार्यवाही करूंगा ही नहीं। और फिर ये कांग्रेस के साथ जुड़ गए, वापस से कांग्रेस के साथ जुड़ गए। ठीक ठाक काम चल रहा था, अधिवेशन में जाते, बातचीत करते, बैठकों में जाते, जैसे आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, चाहे कभी कांग्रेस के रूप में चाहे क्रांतिकारी के रूप में। 1920 में असहयोग आंदोलन में ये भी शामिल हुए गांधी जी की बात मानकर, और 22 में चौरी चौरा हत्याकांड ने सब कुछ खत्म कर दिया, क्योंकि 22 लोगों को जिंदा जला दिया था हम इंडियंस की भीड़ ने। गांधी जी का बहुत क्विक डिसीजन कि इतना बड़ा आंदोलन वापस जाएगा, मैं वापस लेता हूँ। सब लोगों को झटका लगा कि गांधी जी क्या कह रहे हैं, 22 लोग मरने से इतनी कितनी बड़ी बात हो गई कि आंदोलन बंद करना पड़े। लेकिन गांधी जी ने कह दिया तो भाई जो गांधी जी ने कह दिया वो करना पड़ेगा। आंदोलन समाप्त कर दिया गया, कांग्रेस में अंदर ही फूट पड़ गई। अगर आपने मॉडर्न इंडिया की सीरीज देखी है लेक्चर्स वाली, तो आपको ये डिटेल पूरी समझ में आएगी। कांग्रेस में अंदर ही अंदर फूट पड़ी, बाहर से कांग्रेस ही है, लेकिन एक नया दल बन गया 1923 में, जिसका नाम है स्वराज पार्टी या स्वराज दल।
जो उस टाइम के थोड़े अमीर टाइप के लीडर्स थे ना, बड़े लीडर्स, वो सब इस दल में, इसमें मोतीलाल नेहरू हैं, इसमें CR दास हैं, चित्तरंजन दास हैं, NC केलकर है और भी कई बड़े चेहरे हैं। ये कांग्रेस से अलग नहीं है, ये कांग्रेस में ही शामिल है। कांग्रेस में रहते हुए विचारधारा थोड़ी सी इनकी अलग है। अब जो यंग लोग थे, जो क्रांतिकारी टाइप की फीलिंग्स वाले लोग थे, तो उन्होंने कहा भाई हम तो स्वराज पार्टी तो हमें ठीक नहीं लगती, तो कांग्रेस का ही दूसरा पार्ट मान लो, हम तो कुछ अलग करना चाहते हैं। इसीलिए यूथ जो थे ना, इन लोगों को लीड करने आ गए हैं अब ये राम प्रसाद बिस्मिल। तो इन्होंने कहा भाई कांग्रेस जैसे, ये तो कांग्रेस में रह के काम करेंगे, कांग्रेस को कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आइडियोलॉजी दोनों की बेसिक सेम थी, कुछ चीजें अलग थी। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल जो काम करना चाह रहे थे, उसको तो कांग्रेस कभी परमिशन देगी ही नहीं, कभी भी नहीं देगी, क्योंकि ये तो फिर क्रांति और इन सब की बातें करेंगे। तो राम प्रसाद बिस्मिल जी अपने यूथ के साथ अलग से एक विचारधारा लेके, अलग से एक पार्टी, एक संगठन दोबारा से बनाने की कोशिश में वापस से उसी ट्रैक पर आ गए जिस पे से हटके पुलिस वालों के सामने कहा था कि फिर नहीं करूंगा। कहते हैं ना, क्रांतिकारियों के मन से विचार कभी खत्म नहीं होते। वो उस टाइम पे लगा था कि ऐसा होगा, लेकिन अपने आप को रोक नहीं पाए और वापस उसी ट्रैक पर आ गए राम प्रसाद बिस्मिल, क्योंकि क्रांति इनके मन में, इनके ये लगा लीजिए रग रग में बसी हुई थी। देश के लिए मरना मिटना इन्हें कोई बड़ा ये नहीं दिखता था कि मैं ऐसा नहीं करूंगा। तो कांग्रेस से फिर अलग रास्ता पकड़ लिया और वो हांजी हांजी वाली राजनीति करने वालों में ये कभी नहीं आए थे। ठीक है, तो राम प्रसाद बिस्मिल अब यूथ को लेकर अलग हो गए, लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत आएगी कि इनके पास फंड्स नहीं हैं। पहले भी फंड्स नहीं थे ना, पहले वो लूट करते थे, अब लूट करेंगे, लेकिन ऐसे कैसे लूट करें भाई, कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ तो हो। तो अब यूथ को इकट्ठा करके इन्होंने 1923 में ये इलाहाबाद, लखनऊ, इन दौरों पे रहा करते थे और वहाँ पे ये कुछ बड़े बड़े लीडर्स के साथ बैठ के बातचीत करते थे, जिनमें सचिंद्र नाथ सान्याल का नाम आपने अगर सुना हो। मुखर्जी थे एक बड़े लीडर और सान्याल हैं, तो इस तरह के बड़े बड़े लीडर्स या आज़ाद थे, इनके साथ बैठ के बातचीत की। और कहते हैं ऐसी ही बैठकों में एक दिन येलो पेपर्स पर, कुछ पीले रंग के कागज़ थे, इन पे कुछ उद्देश्य लिखे कि भाई हम ऐसा ऐसा करेंगे, ये हमारी प्लानिंग है, अपने ऑब्जेक्टिव्स लिखे, हमें इन चीज़ों पे काम करना है। यही कहलाते हैं जो पार्टी आगे जाके अगले ही साल बनेगी, HRA। इसकी शुरुआत हुई थी इस येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन से। इस येलो, ये पीले रंग के कागज पे, जैसे हम होता नहीं कई बार बैठ के अपना भाई हम ये करेंगे अगले 2 महीने में, 6 महीने में, 1 साल में, हमारे फ्यूचर में ये चीज़ें हमारे ऑब्जेक्टिव हैं, ये हमारे एम्स हैं। तो ऐसे ही HRA की एक नींव पड़ गई थी। येलो पेपर पे कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में कुछ बेसिक ऑब्जेक्टिव्स लिख दिए। ठीक है, ये अपना काम करेंगे, ये अपना काम करेंगे। 1924 में ये वापस से यूपी में इकट्ठे होते हैं और अब बड़े बड़े चेहरों में कहते हैं भाई एक रूप दो ना, कागज पे लिखने से काम तो नहीं चलता। अक्टूबर 1924 में एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में बना दी जाती है हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA, जिसमें नेशनल एडवाइजर मान लीजिए या नेशनल ऑर्गेनाइजर के रूप में सामने सब एक मत में कहते हैं सचिंद्र नाथ सान्याल। ये पूरे देश के स्तर पे काम करेंगे, सचिंद्र नाथ सान्याल। और यूपी में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो काम करेंगे वो हैं हमारे आज जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, राम प्रसाद बिस्मिल। ये इन दोनों नाम से, जो नाम में 3 शब्द दिख रहे हैं ना, इस और इस नाम से ये कविताएं भी लिखा करते थे। राम नाम से भी, बिस्मिल से भी, और अज्ञात नाम से भी कविताएं इनकी बहुत सारी पढ़ने में आती हैं। ये 2 बड़े नाम हैं HRA में, हैं तो बहुत सारे, मैं ये नहीं कह रही और नहीं है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे आज़ाद का भी नाम आपने लिया, लेकिन आज टारगेट है इनके बारे में बात करना। ठीक है, जब आज़ाद के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल से जानेंगे। तो सचिंद्र नाथ सान्याल इस मीटिंग में अक्टूबर में डिसाइड किए जाते हैं। ये नेशनल ऑर्गेनाइजर हैं और ये हैं डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर। फिर जब क्रांति की बात होगी तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है, क्या होने चाहिए, हथियार। क्योंकि क्रांतिकारी वो होते हैं जो अंग्रेजों को मारेंगे, डर पैदा करेंगे, खौफ की भाग जाओ वरना हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। तो इसके लिए तो हथियार चाहिए ही चाहिए। फंड्स अभी इतने हैं नहीं, हथियार चाहिए, ये सबके सामने स्पष्ट था। तो इनके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी। सबको था कि ये लड़का लायक है, ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करेगा। तो जो आर्म्स का इनका वो था ना, ये मान लीजिए कि विंग बना दिए इन्होंने कि भाई आप देखोगे हथियारों का जो जत्था और कैसे क्या अरेंज होगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, कैसे आएगा, ये सब जिम्मेदारी राम प्रसाद बिस्मिल की है। 1924 का एंड चल रहा है।
कुछ महीने कोशिश की, लेकिन फिर देखा यार ऐसे काम थोड़ी चलेगा, हथियार ऐसे बातों में थोड़ी आ जाते हैं, और हथियार ना इंडिया में नहीं बनते थे। अब तलवारों से तो लड़ना नहीं था, ना चाकू और कटार से लड़ना था, अब चाहिए थी बहुत एडवांस लेवल की उस टाइम पर पिस्टल्स, गन्स, जो कि विदेशों से ही आ सकती थी, या तो जर्मनी से या अमेरिका से। तो अभी क्रांतिकारियों के पास कहाँ इतना पैसा है कि जर्मनी वाली लाके पिस्टल और ये अंग्रेजों से लड़ेंगे। अंग्रेजों के पास सारे हथियार हैं एडवांस्ड, और ये उनसे लड़ना तब पॉसिबल कर पाएंगे जब इनके पास भी एडवांस लेवल के हथियार होंगे। तो उसके लिए पैसा चाहिए। सप्लाई होना आसान था, तब भी भ्रष्टाचार था जैसा आज है, लेकिन सप्लाई के लिए डबल पैसा लगता था, वो पैसा इनके पास नहीं था। तो प्लान करते हैं, एक दिन क्या होता है, राम प्रसाद बिस्मिल का ही इलाका था यूपी में ही, तो मैनपुरी और इसमें सहारनपुर और लखनऊ और इनमें तो घूमते थे, ये इलाहाबाद में ज्यादा उस एरिया में रहते थे। तो एक दिन कहते हैं ये ट्रेन में बैठे हुए जा रहे थे, तो इन्होंने नोटिस किया कि ट्रेन का जो इंजन है ना, उसके पीछे एक जो पूरा बोगी थी उसमें कोई आदमी नहीं था। पैसेंजर ट्रेन थी लेकिन कोई आदमी नहीं था, चारों तरफ से बंद कर रखे थे दरवाजे, और उस पर एक पुलिस वाला गार्ड था, एक पुलिस अधिकारी था। तो इनके दिमाग में आया कि इसमें ऐसा क्या है कि इसमें भी पुलिस वाला अधिकारी भी है, गार्ड भी है, ऐसा क्या है इसमें। तो उन्होंने पूछताछ की तो पता चला कि इसमें सरकारी खजाना लेके जाते हैं। तो सरकारी खजाना मतलब जानते हो, सरकार का, अंग्रेजी सरकार का खजाना। अंग्रेज सरकार तो यहाँ पे एक बाहर से आके जबरदस्ती घुस के रहने वाली एक कंपनी के रूप में थे ना स्टार्टिंग में, बाद में महारानी ब्रिटेन हमारी हेड बन गई, वो तो जबरदस्ती वाला काम था। तो खजाना इनका कैसे हो सकता है, पहली बात वो सरकारी खजाना अंग्रेजों का कैसे हो सकता है, क्योंकि खजाने पर हक था इंडियंस का। हमारे देश का पैसा, हमारा खजाना हमारा ही तो होना चाहिए, लेकिन सरकार ब्रिटिशर्स के, तो ब्रिटिशर्स का खजाना है, उसमें ढेर सोना चांदी टाइप की चीजें थी जो कि इंडिया के ही लोगों की थी, इन्हीं से कलेक्ट की गई थी, छीनी गई थी, या कहीं पे किसी के थ्रू बड़े बड़े जैसे राजा वाजाओं के पढ़ा होगा ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और ये सब, तो इन सब में खूब खजाना इधर से उधर करते थे ये लोग। अब सरकारी खजाना मतलब है हमारा पैसा, इस देश का पैसा, लेकिन हक किसका है, ब्रिटिशर्स का। क्रांतिकारियों का मानना था ये पैसा हमारा है, ब्रिटिशर्स सिर्फ यहाँ दिखावटी जबरदस्ती जम गए, हमारे पैसे पे ये एक तरह से नाग बैठ जाता है ना, ऐसे बैठ गए हैं, तो इनसे छीनना पड़ेगा। जैसे ही पता चला सरकारी खजाना है, तो इन्होंने फिर जब जहां वो उतरा ना खजाना, वहां तक ये उसमें गए और इन्होंने देखा कितनी सिक्योरिटी क्या कुछ है। तो देखते क्या है कि जिस इसमें बोगी में खजाना था, उसके बाहर थोड़ी सी सिक्योरिटी है, ज़्यादा नहीं है। और जब वो बक्सा उतारा गया, कहीं कहीं लिखा है कि उसमें ताला होता था, कहीं कहीं लिखा है कि ताला भी नहीं था। अब ये नहीं पता क्योंकि ये चीज़ें एग्जैक्टली फैक्ट्स के रूप में सामने नहीं आती। तो कहते हैं कि इनको फील हुआ कि इसको लूटना तो बेहद आसान है, फंड्स की प्रॉब्लम ऑलरेडी उनके दिमाग में है, वो चीफ बना दिए कि आर्म्स जो इकट्ठी होंगी उसके हेड आप हैं। तो 24 घंटे उनका दिमाग क्या सोचता होगा कि कहाँ से आएगा पैसा, कहाँ से। उनको जैसे ही दिखा कि वो बक्सा ले जाया जा रहा है, पता चल गया कि इन दिनों में ये बक्सा जो है ऐसे भर भर के आता है। तो पता करके सारी चीजें अपनी ऑर्गेनाइजेशन में पहुंचे और कहा कि इंतजाम हो जाएगा, बस मुझे कुछ ताकतवर बढ़िया लड़के चाहिए। और प्लान करके 10 क्रांतिकारियों का एक संगठन, उसी में से ये HRA की ही बात हो रही है, 10 क्रांतिकारियों का एक समूह बनाया, और जिनमें इसकी 2 बहुत बड़े नाम हैं। एक अशफाक उल्लाह खान का नाम आपने सुना होगा, मुस्लिम हैं, और एक ये खुद राम प्रसाद बिस्मिल। देखो 2 अपोजिट आदमी हैं। राम प्रसाद बिस्मिल मैंने पहले ही कहा आर्य समाजी हैं, तो आर्य समाजी एक तरह से कट्टर हिंदू ही तो थे, लेकिन अशफाक उल्लाह खान एक मुस्लिम हैं। दोनों अच्छे दोस्त की तरह भी रहे हैं, क्योंकि अशफाक उल्लाह खान का भाई जो था, बड़ा भाई, वो इनके साथ स्कूल में पढ़ता था। स्टार्टिंग में इन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया, लेकिन फिर जब उन्होंने दिखाया, अपनी कविताएं दिखाई, शायरी दिखाई, तो फिर इनको लगा कि ये वैसा ही देशभक्त है जैसा कि मैं, तो फिर अपने अंडर ले लिया। अब 2 बहुत बड़े चेहरे इन 10 में से, एक राम प्रसाद बिस्मिल खुद हैं और एक हैं अशफाक उल्लाह खान। अशफाक उल्लाह खान, बाकी और 8 लोग इंपॉर्टेंट हैं, राजेंद्र लाहिड़ी हैं, रोशन सिंह हैं, लेकिन ये दोनों ज़्यादा बड़े कैरेक्टर हैं। इनमें से दोनों में से एक लेफ्टिनेंट है और एक चीफ है इस मिशन का, HRA का मिशन है ये। तो ये जो ट्रेन गुजरनी थी ना, जिसको लूटना था, ये 2 स्टेशन मान लीजिए, सहारनपुर यूपी से चल के ये ट्रेन, और ये पहुंचती थी जो लखनऊ तक। तो लखनऊ में जो जंक्शन था ना, रेल जंक्शन, उससे पहले एक स्टेशन पड़ता था छोटा सा, जिसका नाम था काकोरी।
तभी तो ये काकोरी अंग्रेजों ने कांड नाम दिया काकोरी घटना को। तो ट्रेन चलती आ रही है, ये 10 के 10 सवार हो गए क्रांतिकारी इसमें, और ट्रेन चलती आ रही है। इनका प्लान था कि क्रांतिकारियों का कि भाई जैसे ही ट्रेन काकोरी पहुंचेगी तो हम में से जैसे स्टेशन से आगे चलेगी ट्रेन, क्योंकि सुनसान रास्ता शुरू हो जाएगा ना आगे, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच का जो रास्ता है उसी में इनको अपना पूरा एक्टिविटी को कंप्लीट करना है। तो जैसे ही वो काकोरी स्टेशन से थोड़ा आगे बढ़ी, उनमें से एक ने उठ के चेन खींच दी। चेन खींची, थोड़ा दूर जाके ट्रेन रुक गई। तो पैसेंजर्स इधर उधर, भाई क्या हो रहा है, तो इन्होंने तुरंत गोली 1-2 हवा में चलाई ताकि लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर सकें, भाई कौन है, क्या करना चाहते हैं। और तुरंत मैसेज दिया कि हमें किसी को नहीं मारना, हमारा टारगेट किसी को मारना नहीं है, तुम जितने शांत रहोगे उतना फायदा, हम सिर्फ सरकारी खजाना लूटेंगे क्योंकि हमें पैसों की जरूरत है। तो सब डर गए। अब सबको क्या लगा कि अगर ट्रेन लूटने आए हैं तो कम से कम 40-50 आदमी जरूर मिलेंगे। मैंने बताया डर बहुत बड़ी चीज होती है। आदमी कितने थे? 10, लेकिन लोगों को लगा कि ये कम से कम 40-50-100 आदमी मिलेंगे। संगठन ने अटैक कर दिया। ऐसा ही उन अंग्रेजों को भी लगा होगा जो उसमें सवार थे, और ड्राइवर को भी लगा होगा ट्रेन के को। तो 10 क्रांतिकारियों के खौफ से लोग जो हैं चुपचाप बैठे रहे। ये फटाफट से वहां पहुंचे, सबसे आगे की बोगी में, उसी के पिछले में बैठे हुए थे। तुरंत से उसको शूट कर दिया जो वो अंग्रेज वहां था, उस गार्ड को, और फिर इसमें चढ़ के वो बक्सा उतार लिया। बक्सा उतार के, ये बक्सा लेके भागना बड़ा भारी भरकम बक्सा था, तो इन्होंने कहते हैं आजाद ने ही बक्से पे 2-4 वो हथौड़े से मारे, 2-4 ने कोशिश की, वो मुश्किल से टूटा, जैसे तैसे टूट गया। और फिर वो जो गठरियां थी, क्योंकि खजाना ये गहने वगैरह होते थे ना तब, तो महंगे महंगे कीमती जैसे रत्न और इस तरह की चीजें, ये गठरियां लेके और ये वहां से सब लोग चले गए। एक छोटा सा किस्सा और बता दूं, कहीं कहीं लिखा हुआ है, कहते हैं कि उसमें एक आदमी मारा गया था उस ट्रेन में से, जो इंडियन मारा गया था। वो तो गार्ड वार्ड तो अंग्रेज थे, वो तो मारने ही थे, वो इंडियन, कुछ लोग कहते हैं कि वो इंडियन मारा गया गलती में। एक इनका साथी था मनमथ नाथ, इन्हीं के साथ 10 में मनमथ नाथ गुप्ता, ये 10 में से एक था। तो कहते हैं जब ये दोनों कंप्लीट हो गया, बक्सा उतार लिया, तो ये दोनों जो है ना, अब जैसे वहां से बक्सा लाने की भी जिम्मेदारी थी ना, तो वो इन दोनों ने पूरी की। बाकी सब लोग एक्टिव हैं, गन लेके खड़े हुए हैं। 2 के पास थी खास जर्मन मेड कोई पिस्टल थी, माउजर सी कुछ समथिंग उसका नाम था, तो वो बहुत ऊंची क्वालिटी की थी, और उसको ये लगा लो कि बहुत कीमत ज्यादा थी, तो हर किसी के पास नहीं हो सकती थी, इन दोनों के हाथ में थी। तो अब ये दोनों बक्सा लेके जब आएंगे तो पिस्टल किसी को पकड़ाएंगे ना, तो इन दोनों ने अपनी पिस्टल दे दी मनमथ नाथ गुप्ता को। और कहते हैं मनमथ ने जब वो पिस्टल देखी तो ऐसे देखते देखते जैसे एक्साइटमेंट होती है ना कि वाह यार क्या पिस्टल है, गलती से चल गई, और एक जो इंडियन आदमी था, मुस्लिम था, वो उसे लग गई। ये कहानी मुझे नहीं पता कितनी सच्ची है। कहते हैं कि वो आदमी ये देखने के लिए उतरा था ट्रेन से नीचे कि मेरी पत्नी ठीक ठाक है कि नहीं है, तो वो उस टाइम पे किसी और कंपार्टमेंट में थी, वो आदमी मारा गया। कहीं कहीं ऐसा भी दिखाया गया है मूवीज में, अगर आपने देखी हो लेजेंड ऑफ भगत सिंह, कि वो आदमी उतरा और चिल्लाने लगा कि डाकू डाकू डाकू, तो तुरंत से फिर इन्होंने उसको शूट कर दिया। अब जो भी रहा हो, एक इंडियन मारा गया, चाहे वो अपनी गलती में मरा या नहीं में मरा, जो भी रहा, लेकिन हाँ एक इंडियन मारा गया, बाकी जो मारे गए वो अंग्रेजों के आदमी थे। अब यहाँ से ये लूट के भाग गए, चले गए। ये इस लूट को अंग्रेजों ने बहुत बड़ा माना, क्योंकि उनको लगा कि इतनी हिम्मत हो गई कि ऐसे लूट लिया, और महज कुछ मुट्ठी भर लोगों ने, तो आज अगर ये ऐसे खजाना लूट रहे हैं तो कल ये हमारे सिर पे चढ़ के बैठ जाएंगे। और डर, मैंने कहा खौफ बड़ी चीज होती है। अंग्रेजों ने पूरी ताकत झोंक दी कि कैसे न कैसे लड़के पकड़े जाने चाहिए। इन 10 में से एक जो था वो कमज़ोर कड़ी साबित हुआ, और जैसे ही वो पकड़ा गया उसने सारा कच्चा चिट्ठा सामने रख दिया, सारी प्लानिंग, कौन कौन था, किसने क्या किया, ये सब बता दिया। और उस एक कमज़ोर कड़ी से सारी कड़ियाँ जुड़ती चली गई। और अगस्त में, ये अगस्त स्टार्टिंग की घटना है, सितंबर एंड आते आते ये लगभग 10 तो टोटल शामिल थे ना, 40 क्रांतिकारी अंग्रेजों ने पकड़ लिए। जो पहले भी कभी कुछ करते थे तो उनको भी जबरदस्ती पकड़ लिया, खूब मारा पीटा, 3rd डिग्री का टॉर्चर दिया, और फाइनली जाके पता चल गया कि कौन कौन शामिल था। तो एक कमजोर कड़ी देखो कैसे नुकसान कर देती है पूरी व्यवस्था को। और एक क्रांतिकारी का मरने का मतलब होता है, एक क्रांतिकारी अगर फांसी पे जानबूझ के, अब क्रांतिकारी अपनी मर्जी से थोड़ी जा रहे हैं, अंग्रेज पकड़ रहे थे, ये क्रांतिकारी देश को बदल सकते थे, लेकिन एक कमजोर कड़ी ने इन कितने सारे लोगों का कितना बड़ा, इस देश का कितना बड़ा नुकसान किया। तो जब ये पकड़े गए तो इनमें से क्लियर हो गया, उसने बता दिया,
उसने कि भाई वो खुद गवाह बन गया कि हाँ ऐसे ऐसे इस आदमी ने बक्सा तोड़ा और ये आदमी ऐसे ऐसे था। आज़ाद तो पकड़े नहीं जाने थे, वो तो कभी पकड़े ही नहीं गए। लेकिन जो दो बड़े आदमी थे, अशफाक उल्ला खां और ये अपने बिस्मिल जी, राजेंद्र और रोशन सिंह, ये चारों, इन चारों को फांसी की सजा दी गई। और इसी घटना को अंग्रेज कहते थे काकोरी कांड या काकोरी षड्यंत्र भी कह देते हैं। तो दो षड्यंत्रों में राम प्रसाद बिस्मिल जी का नाम अंग्रेजों ने जोड़ा। एक मैनपुरी वाला था जिसमें देखो वो यमुना में कूद के अंडरग्राउंड हो गए थे, और एक ये काकोरी वाले में इनको फांसी की सजा दी गई। मैनपुरी तो माफ कर दिया था, लेकिन काकोरी में सजा दी गई और वही फांसी की सजा थी। अब जब ये चार बड़े चेहरे हैं, चार बड़े चेहरों में मैंने बताया बिस्मिल है, अशफाक उल्ला खान, एक रोशन सिंह है और एक राजेंद्र लाहिड़ी है। इन चारों को पकड़ा गया, पर इनका लक, जैसे वो तीन इकट्ठे थे ना, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बिल्कुल इकट्ठे ही थे। तो इकट्ठे में अब जैसे देश के लिए मरने को ये बहुत बहुत बढ़िया मानते थे कि हमने देश के लिए जान दी है। लेकिन ये अलग अलग जेलों में रखे गए हैं, चारों अलग अलग जेल में रखे गए। इन तीनों को एक दिन ही फांसी हुई, इनको 2 दिन पहले फांसी हुई। चारों की जेल अलग अलग थी। तो ये चारों फांसी के तख्ते पर झूल गए इस रेल कांड के कारण। अंग्रेजों का रेल कांड हमारे लिए एक घटना है, हम उसको कांड और षड्यंत्र ना कहें, क्योंकि अंग्रेजों के लिए वो बहुत कॉन्स्पिरेसी थी, लेकिन हमारे लिए तो हमारा हक था। अगर ये लोग ना लूटते तो फिर पैसा कहाँ से आता। कहते हैं इसमें, इस लूट में उस टाइम पर 8,000 रुपए, तब बहुत बड़ी बात थी। आज आपको लगेगा इसके लिए क्या मरने की जरूरत थी, लेकिन तब बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि तब 1 रुपया भी बहुत अमीर लोगों के पास होता था। तब तो बहुत ही गरीबी थी ना, और जितनी चीज़ें आने में आ जाया करती थी। तो 8,000 रुपये उस टाइम पर, और कहते हैं हथियारों के लिए भी इन्होंने पैसे भेज दिए, सब काम कर लिए थे, पर वो कमज़ोर कड़ी जो थी उसने नुकसान कर दिया। और फाइनली जाके ये इतने बेहतरीन, इस देश के कीमती रत्न, हीरे से भी जिनकी कीमत ज़्यादा थी, ये फांसी पर झूल गए। तो ये आज कहानी हमने जानी राम प्रसाद बिस्मिल जी की। ठीक है, ऐसे लोगों के बारे में ज़रूर जानना चाहिए, क्योंकि इन्हीं लोगों के कारण आज मैं और तुम इस आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं। चलो, ये किसी पेपर में इतनी कहानी नहीं आनी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हर क्रांतिकारी के बारे में जब जब उनका जन्मदिन हो तो कम से कम इतनी बातें हर एक सच्चे भारतीय को पता चल जाएं, ताकि हम जो अब तक अछूते हैं इन चीज़ों से, कभी पढ़ाया ही नहीं जाता, ये किसी स्कूल कॉलेज में ये चीज़ें हैं ही नहीं, बस नाम बताए थे राम प्रसाद बिस्मिल। पूरी जीके की किताब में एक पैराग्राफ में सिमेट कर रख देते हैं इन महान क्रांतिकारियों को, जिनके के बारे में कम से कम चैप्टर्स पढ़ा के लोगों को कुछ हद तक मोटिवेशन मिल सकता है। यंग एज में, जो आप लोगों की उम्र है, जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, 95% लोग उसी एज के हैं जिस एज में ये लोग थे। कोई 20 का, कोई 18 का, ये तो 30 साल के थे, लेकिन कितने ही क्रांतिकारी वो भी तो हैं जो 19 में, 18 में। खुदीराम बोस का आपने नाम सुना होगा। ऐसे ढेर एग्जाम्पल हैं जिनसे आज भी मोटिवेशन ली जा सकती है। तो जब जब बन पड़ेगा किसी क्रांतिकारी से जुड़ी बड़ी घटना, जिस दिन उनका जन्मदिन होगा, मुझे पता याद रहेगा तो मैं ज़रूर इनके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। मुझे ऐसा लगता है कि एज अ टीचर ये मेरी भी जिम्मेदारी है, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है वो जाने तो कि किन लोगों के कारण इस आज़ाद भारत में मैं और तुम सांस ले पा रहे हैं। किसी एक का नाम नहीं है, हजारों की लिस्ट है। कुछ चंद नाम तो कम से कम जाने और समझे ही जा सकते हैं, क्योंकि उतनी जिम्मेदारी आज़ाद भारत में रहने वाले हर एक भारतीय की है। चलिए, क्रांतिकारी शहीद, मैंने भगत सिंह लिख दिया गलती से, भगत सिंह नहीं है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है क्रांतिकारी, क्रांतिकारियों के एक बड़े लीडर, शहीद का दर्जा, और क्या नाम है इनका, राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल 11 जून यानी आज ही के दिन जन्मे थे 1897 में, 1897 में। 19 दिसंबर 1927 को फांसी के तख्ते पर झूल गए 30 साल की छोटी उम्र में। फ्रीडम फाइटर थे, आज़ादी के लिए लड़ने वाले आदमी थे, देशभक्त कवि थे, बहुत बेहतरीन कविताएं लिखी हिंदी और उर्दू में। मैंने बताया हिंदी का ज्ञान पिताजी की देन है, उर्दू एक मौलवी रख के उनसे सीखी गई थी। पेन नेम, जिस नाम से कविताएं लिखते थे उसमें राम नाम लिखते थे नीचे, या बिस्मिल या अज्ञात नाम से भी कविताएं हैं। पता नहीं कितनी इनकी पोएम्स तो अंग्रेजी सरकार ने जला दी ताकि इंडियंस को मिले ही ना वो मोटिवेटेड हो। आर्य समाजी थे। सत्यार्थ प्रकाश जो किताब हिंदी में किसने लिखी थी, ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने, उससे ये प्रभावित हुए। HRA संगठन मैंने बताया, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, बहुत बाद में बना 1924। उससे पहले एक छोटी सी मातृ देवी करके संस्था बनाई थी, फंड नहीं थे ना, फिर इकट्ठे हुए थे उस गुरु के साथ, उस टीचर, क्या नाम था उनका, गेंदा लाल दीक्षित जी। हिंदी पिताजी से सीखी, उर्दू मौलवी से, इंग्लिश मीडियम स्कूल। पिताजी नहीं चाहते थे इंग्लिश में पढ़ें, लेकिन उस टाइम एक आदमी की नहीं चलती थी, पूरे परिवार में ये डिसीजन लिया गया था, जो बड़े भाई दादा वगैरह भी थे, कि लड़का
लड़का जाएगा अंग्रेजी स्कूल में, क्योंकि भविष्य अंग्रेजी में ही दिखता था। बिस्मिल 18 साल के थे तो एक बड़े लीडर, बहुत बड़े स्कॉलर, पढ़े लिखे आदमी भाई परमानंद को मौत की सजा, अखबार में पढ़ा इन्होंने। ये स्कॉलर थे लाला हरदयाल के सहयोग। कौन लाला हरदयाल? जिसने क्रांतिकारियों के लिए हथियारों को इकट्ठा करने का काम किया था, जिसने गदर पार्टी बनाई थी, जिसने गदर अखबार के माध्यम से मोटिवेशन का काम किया था 1913 में अमेरिका में। स्वामी सोमदेव, एक वो आदमी जिसने ये देखा लड़का लायक है, इनको किसके साथ मीटिंग करवाई इनकी? उस टीचर के साथ, जो देखने में तो टीचर थे लेकिन देश की आज़ादी की यात्रा में उनका भी बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने यूथ को सही डायरेक्शन दी, सही मार्गदर्शन दिया। तो स्वामी सोमदेव परमानंद के साथी, 3 कैरेक्टर हैं। परमानंद को मौत की सजा हो रही है, जो किसके साथ काम कर चुके? लाला हरदयाल के साथ। और तीसरा जो आदमी है जो इनका भी फ्रेंड है, परमानंद जी का भी, उनका नाम है सोमदेव। तो सोमदेव जो हैं परमानंद के साथी हैं, जिनको की मौत की सजा, जिससे कि कौन दुखी है? ये लड़का 18 साल के बिस्मिल। आर्य समाज मंदिर में मुलाकात हुई तो फिर इन्होंने कहा अच्छा आपके दोस्त थे, देखो मैंने कविता लिखी है। उस 18 साल के लड़के ने, डेथ सेंटेंस के कारण बिस्मिल में रोष था, गुस्सा आया। ऐसा ही गुस्सा तब भी तो आया था जब भगत सिंह गए थे उस बड़े जलियांवाला बाग में, जहां उन्होंने देखा था कि कैसे मिट्टी खून से लथपथ सनी हुई मिट्टी और कैसे दलदल के रूप में कहीं कहीं बन गई है। तो गुस्सा आया था ना, रोष, जो बाद में क्रांति के रूप में सामने आया था। ऐसा ही गुस्सा इनमें भी था। कविता लिखी मेरा जन्म। इस कविता में ऐसे शब्द थे, कहते हैं कि जैसे अंग्रेजी राज को आज ही उखाड़ फेंकेंगे राम प्रसाद बिस्मिल। एक यंग नौजवान लड़का जो किसी संगठन का भी मेंबर नहीं है, इतना गुस्सा था कि बस इनकी चलती नहीं है वरना आज ही अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दे। उस कविता को पढ़ के लगा। मैनपुरी षड्यंत्र में इनका पहला नाम आया। मैनपुरी षड्यंत्र केस, इसमें केस बना था, कॉन्स्पिरेसी केस। बिस्मिल ने क्रांतिकारी संगठन बनाया मातृदेवी, अपना एक खुद का ऑर्गेनाइजेशन, 10-12 लड़के भी उसमें आ गए। मातृवेदी भी लिखते हैं, मातृदेवी भी लिखते हैं। गेंदालाल दीक्षित स्कूल टीचर हैं बाय प्रोफेशन। बहुत बार आपने पढ़ा होगा कि टीचर जो है वो समाज को एक दिशा, अगर सही दिशा में मोड़ दे तो पूरे समाज में बदलाव लाना संभव है। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, हिस्ट्री भरी पड़ी है ऐसे एग्जाम्पल से। चाणक्य भी ऐसे ही गुरु थे। यहाँ हम गेंदालाल दीक्षित जी का नाम सुन रहे हैं, शायद ये आप पहली बार सुन रहे हैं। पता नहीं कितने इतिहास में ऐसे टीचर्स हुए हैं जिनके नाम दबे हुए हैं, लेकिन हम सब पे कहीं ना कहीं ये एक तरह का भार है कि जब जब मौका मिले उन सब के नाम आप तक पहुंचा दें, क्योंकि उन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया जो इतिहास में नाम कहीं दब कर रह गए हैं। उन्हीं में से एक हैं गेंदालाल दीक्षित जी, स्कूल टीचर हैं। संबंध किनसे था? पावरफुल लोग। पावरफुल कौन थे? उस टाइम के ताकतवर डाकू। जरूरी था उनके साथ रिलेशन मेंटेन करना, क्योंकि वो हथियार सप्लाई कर सकते थे। ताकत प्लस आर्म्ड स्ट्रगल, बिना हथियारों के अंग्रेजों से कैसे लड़ेंगे? तो ब्रिटिशर्स का खात्मा कर सकते हैं, ये बात वो टीचर जानता था, इसलिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी थी। बिस्मिल का संगठन कौन था? मातृदेवी। और गेंदालाल दीक्षित का संगठन शिवाजी समिति। इन दोनों को इकट्ठा किसने करवाया? सोमदेव ने। सोमदेव कौन? परमानंद का साथी। परमानंद कौन? जिनको फांसी की सजा से गुस्सा से भर गए थे रामप्रसाद बिस्मिल। तो सोमदेव की कोशिश है दोनों को इकट्ठा करा दें। जनवरी 18 बिस्मिल ने पैम्फलेट निकाला। पैम्फलेट समझते हो? कागज जिस पे जानकारी होती है, उसमें कुछ ऐसी बातें लिखी गई कि लोग मोटिवेटेड हों उसको पढ़ के, कि देश के नौजवान कहाँ सोए हुए हैं और देश को अगर दूसरों के हाथों में देख के तुम खुश हो तो फिर तुम कैसा जीवन जी रहे हो। इस तरह की बातें लिखी थी। देशवासियों के नाम संदेश, ऊपर हेडिंग डाल दी, देशवासियों के नाम संदेश। जिसके हाथ में कागज आएगा वो पढ़ेगा। कहते हैं 4 पेज का प्रिंटेड कागज था ये। कविता लिखी मैनपुरी की प्रतिज्ञा, क्योंकि मैनपुरी में काम हो रहा है ना, तो कविता लिख दी मैनपुरी की प्रतिज्ञा। फंड्स नहीं थे, हमेशा क्रांतिकारियों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम। ये देखो कितने बड़े देशभक्त होते थे ये, रियल में बिना खाना खाए ये कई कई दिन निकाल देते थे। कहते हैं फंड्स इतने कम भी होते थे कई बार कि रोटी नसीब नहीं होती थी इन क्रांतिकारियों को। और कई बार ऐसी भी घटनाएं इतिहास में हैं जो दर्ज की गई हैं। अंग्रेजों ने जला दिया सब कुछ, लेकिन कहीं कहीं कुछ कुछ है ना, तो अपनी बायोग्राफीज में, ऑटोबायोग्राफीज में लिखा है ये कि 4 दिन तक कुछ नहीं मिला तो एक मुट्ठी चने खा के हमने काम किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने पेट की भूख को भी दबा लिया था देश की आजादी के लिए, क्योंकि पैसा नहीं है और पैसे इकट्ठे करने हैं ताकि हथियार आ सके, अंग्रेजों को जवाबी कार्यवाही या उनके ऊपर एक खौफ पैदा किया जा सके। तो 18 फंड्स नहीं थे, 18 में 3 बड़ी लूट करने का प्लान बनाया।
यमुना नदी वाला किस्सा मैंने सुनाया आपको कि कैसे कूद गए और इनके संगी साथियों को लगा कि गया, डूबना आता नहीं था, कूद गया अंडर वाटर, इतने कई लंबी दूरी क्रॉस करके जब उनकी साइड से निकल गए तब जाके बाहर आए, फिर सामने ही नहीं आए क्योंकि पकड़ लेते तो मार देते। दीक्षित पकड़े गए, वो टीचर पकड़े गए, आगरा फोर्ट में बंदी बना लिए, वो भी इंटेलिजेंट है, वो वहां से भाग गए, केस दर्ज हो गया, फिर पता चल गया कुछ दिन बाद कि वो मरा नहीं है, तो केस दर्ज हुआ तो कह दिया भगोड़े हैं दोनों। 1919-20 में शांत रहे, अंडरग्राउंड रहे, पता ही नहीं चला कहाँ गए, किसी गाँव में घूमते रहे, भेष बदल लिया, क्रांतिकारी भेष बहुत बदलते थे, तो शांत रहे, तब किताबें लिखी। ये जो क्रांतिकारी थे ना, ये सब लायक थे, तो उस टाइम शांत नहीं बैठे, सोचा कि कल को कहीं मैं मारा जाऊं, कोई मुझे शूट कर दे, अंग्रेज पता चल जाए, तो मेरे ज्ञान का प्रचार आगे तक होना चाहिए, तो किताबें लिखी, कई अच्छी कविताएं लिखी, कई किताबें लिखी इसी दौर में जो बाद में अंग्रेजों ने जला दी थी। मन की लहर इनकी पोएम्स की एक बुक है, मन की लहर, राम प्रसाद बिस्मिल की कविताएं हैं इसमें, जिसमें क्रांति से जुड़ी बहुत सारी बातें बताई, एक्सपीरियंसेस बताए। HRA पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी, जिसका नाम में ही ऐड किया था HSRA भगत सिंह ने। फरवरी 1920 में मैनपुरी षड्यंत्र के सभी कैदी रिहा कर दिए, पुलिस ने कहा चलो कोई बात नहीं, हमने तुम्हें माफ कर दिया, जो ये भाग गए थे नदी में कूद के और आगरा फोर्ट से, तो जैसे ही पता चला रिहा हो गए तो घर आ सकते हैं, घर आ गए, पर पुलिस के सामने पेशी देनी पड़ी। पुलिस ने कहा फिर नहीं करोगे दोबारा क्रांतिकारी गतिविधियां, बोले ठीक है नहीं करूंगा, कह दिया, लेकिन मानना कहाँ था इनको। बिस्मिल पुलिस के सामने मान गए, रिकॉर्ड हुआ वो कि ये मान गया, इनके साइन करवाए, क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग नहीं लेंगे, ये रिकॉर्ड एक अंग्रेजों की ये मान लो जैसे रिकॉर्ड की फाइल है ना, उसमें था कि हाँ भाई मैंने मान लिया, आज के बाद मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, साइन है इसके, लेकिन आगे जाके फिर ये इन्वॉल्व हुए। 22 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ, इसके बाद ये कांग्रेस में थे, 20 से 22 तक कांग्रेस में, सारे अधिवेशनों में गए, गांधी जी की बातें भी मानी, पर चौरा चौरी ने फिर लाइन को चेंज कर दिया। येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन, पीले कागज मैंने बताया। बिस्मिल इलाहाबाद गए, सचिंद्रनाथ सान्याल बहुत बड़ा चेहरा प्लस डॉक्टर जादू गोपाल मुखर्जी की मदद से, अब स्वराज पार्टी तो उस तरफ चली गई, वो उसमें नेहरू टाइप के लोग थे, मोतीलाल नेहरू, CR दास और इस तरह के लोग, और दूसरा पार्ट जो था क्रांतिकारियों का फिर से अलग हो गया, तो उसमें बड़े आदमी है सचिंद्रनाथ सान्याल और मुखर्जी। पार्टी का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया। भाई काम कैसे करेंगे, कोई भी चीज़ जब बनती है ना ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले उसका चार्टर या उसके उद्देश्य लिखे जाते हैं, क्यों पार्टी बन रही है, क्या करेंगे, क्योंकि कोई भी आदमी मेंबर तब बनेगा जब वो उद्देश्य से परिचित होगा। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाके सीधे ऐड नहीं होते, आप ये देखते हैं भाई क्या टारगेट है, क्या क्या फायदे होंगे, ये क्यों काम कर रही है, तो यहाँ येलो पेपर्स, जो कागज जिन पे वो उद्देश्य लिखे गए, वो येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा। पार्टी का उद्देश्य जो लिखे गए किस पे लिखे, एक पीले से कागज पर, इसलिए इसका नाम है येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन। बड़ी बैठक इसकी अक्टूबर 24 में हुई, ये फेमस है, इसी के ऊपर क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, लेकिन अगर पूछ लें कि इसकी शुरुआत तो येलो पेपर कॉन्स्टिट्यूशन से है 23 में। सचिंद्रनाथ सान्याल यूपी में बैठक हुई, ये हेड बने, बहुत बड़ा चेहरा है सचिंद्रनाथ। पार्टी का नाम क्या रखेंगे, HRA। कॉन्स्टिट्यूशन येलो पेपर्स पर था, अक्टूबर 24 में सब लोग इकट्ठे बैठे, भाई आज तरीके से काम करेंगे, पार्टी का नाम क्या रखेंगे, HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। डिस्ट्रिक्ट ऑर्गेनाइजर कौन होगा, जिले के स्तर पे राम प्रसाद बिस्मिल काम करेंगे। नेशनल ऑर्गेनाइजर कौन होगा, देश के स्तर पे सचिंद्रनाथ सान्याल, जो मैंने अभी पीछे नाम दिया। चीफ ऑफ आर्म्स डिवीजन, आर्म्स मतलब हथियार, भाई हथियारों के जो हमारी डिवीजन होगी, क्योंकि क्रांतिकारियों के पास हथियार के बिना काम नहीं चल सकता, इनको तो अंग्रेजों को मारना है, उसके लिए हथियार चाहिए ही चाहिए, तो आर्म्स डिवीजन का हेड कौन बना दिया, बिस्मिल। अब बिस्मिल को सोचना है कि हथियार कहाँ से आएंगे, तभी वो रेल लूटी गई थी। पैम्फलेट बटे, अब पैम्फलेट का नाम क्या है, द रिवॉल्यूशनरी। पिछला पैम्फलेट था ना, उसमें भी इन्होंने काम किया था, अब फिर से काम किया है। काकोरी घटना, हमारे लिए घटना 1925 की, अंग्रेजों के शब्दों में काकोरी कांड, काकोरी षड्यंत्र, ताकि ऐसा लगे कि बड़ा गलत काम किया। अपने पैसे को अपने लिए यूज करना गलत नहीं था, अंग्रेजों ने हमारे पैसे को अपना बना के झूठे केस दर्ज कर दिए, जो कि गलत था इन क्रांतिकारियों की नजरों में। 9 अगस्त 1925 को 10 क्रांतिकारी जो प्लान का हिस्सा थे, 8 डाउन सहारनपुर से लखनऊ के बीच में रेलगाड़ी चलती थी। 8 डाउन, ये रेलगाड़ी का नाम है, सहारनपुर A स्टेशन है और ये मान लीजिए Z, यहाँ तक जाती थी।
जर्मन मेड माउजर C96, ये उस पिस्टल का नाम है, बहुत एडवांस थी उस टाइम की पिस्टल। तो 2 लोगों के हाथ में थी ये, जो 2, एक चीफ थे एक लेफ्टिनेंट थे, ये इनके हाथ में थी। जर्मनी की पिस्तौल है, आप खुद देखो, जर्मनी से उस टाइम जो पिस्तौल आएगी उसकी कीमत ज़्यादा होगी ना, तभी तो फंड्स चाहिए, क्योंकि ऐसी पिस्तौल नहीं होंगी तो अंग्रेजों के ऊपर हावी कैसे होंगे। तो जर्मन मेड माउजर C96 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल थी, और इतने पैसे थे नहीं कि बहुत सारी रखते, तो 2 ने ये ले रखी थी। अशफाक उल्लाह खान ये लेफ्टिनेंट था उस पूरे जो ये कार्यवाही हो रही है ना इसका, और राम प्रसाद बिस्मिल, इस कार्यवाही में ये दोनों मुखिया हैं। मैंने अभी बताया अशफाक उल्लाह खान मुस्लिम थे, स्टार्टिंग में इनके ऊपर विश्वास नहीं किया था राम प्रसाद बिस्मिल ने, ये तो कट्टर आर्य समाजी थे ना, लेकिन बाद में ये देखा कि नहीं सच में देशभक्त है, और देशभक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप किस धर्म के हैं। बहुत सारे हिंदू भी तो देशभक्त नहीं थे, और बहुत सारे इतिहास में मुसलमान हुए हैं जो सच्चे देशभक्त हुए हैं, जिनमें से एक नाम है अशफाक उल्लाह खान का। मनमथ नाथ गुप्ता की घटना मैंने बताई, पता नहीं वो ऑथेंटिक है कि नहीं है, कहीं कहीं लिखी है कि मनमथ नाथ को जैसे ही उन्होंने पिस्तौल दी तो वो अपने उनको देखने लगे, गलती से चल गई। कहीं कहीं लिखा है कि वो आदमी चिल्लाने लग गया था, डाकू डाकू डाकू, इसलिए उसको शूट किया। चलो जो भी रहा, एक आदमी इंडियन मारा गया। सितंबर में गिरफ्तारी शुरू हुई। गिरफ्तारी का कारण समझे, अंग्रेजों के हाथ नहीं आते कभी भी ये 10 क्रांतिकारी, पता भी नहीं चलता कि कौन थे, प्लानिंग इतनी बढ़िया थी, लेकिन एक कमजोर कड़ी ने सारे राज खोल के रख दिए, और धीरे धीरे करके सारे पकड़े गए और फांसी के तख्ते पर झूल गए। और बहुत सारे लोगों का इनफैक्ट इस पूरे देश का नुकसान हुआ, क्योंकि क्रांतिकारियों को अगर मार दिया जाएगा तो वो हिम्मत दोबारा पैदा नहीं होगी जवान लड़कों में, जो कि उस टाइम की जरूरत थी। तो सितंबर में गिरफ्तारी शुरू हुई, 40+ पकड़ लिए शक की बिना पर। आदमी तो 10 ही थे, लेकिन जिन जिन पे शक हुआ 40, खूब मारा पीटा टॉर्चर किया। 11 महीने बाद अशफाक उल्लाह खान पकड़े गए। कहते हैं इनके दोस्त ने मुखबरी की थी, इनका खास दोस्त था जिसने ये पुलिस को जानते हो क्यों बताते थे? क्योंकि उस टाइम पुलिस बहुत बड़े लालच दिया करती थी। न जाने कितने ही इंडियंस लालच के कारण उस टाइम इनको बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज का मालिक बना दिया जाता था। ये कहा जाता था कि अगर आपने किसी बड़े आदमी की मुखबरी की है और वो सच्ची ठीक निकली है तो आपको मान लीजिए 500 एकड़ जमीन दे देंगे, 100 एकड़ जमीन, वो डिपेंड करता है कि किसको पकड़ना है। तो 500 एकड़ अंग्रेजों का क्या जा रहा था, जमीन हमारी, क्रांतिकारी हमारे, आदमी हमारे, मुखबरी करने वाले भी हम। इस डील का सारा फायदा अंग्रेजों का, हर तरह का नुकसान हमें होना था। तो अंग्रेज तो जहां जो बन पड़ता, भाई 500, भाई जमीन तो हमारी ही तो थी, हमारी जमीन हम ही को देके और मुखबरी करवा लेते थे। बहुत सारे लोग उस टाइम ये बात समझ नहीं पाए और इनके खास दोस्त ने बता दिया। 11 महीने छोटा टाइम पीरियड नहीं होता, बच ही गए थे, पकड़े नहीं जाते अगर वो दोस्त गद्दारी ना करता। और इतिहास में ऐसे भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें एक एक आदमी की गलती का नुकसान हर भारतीय को भुगतना पड़ा। कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं, चाहे वो सिराजुद्दौला की घटना, प्लासी का युद्ध हो, या इतिहास की और ढेरों घटनाएं। चलिए 18 महीने बाद, 18 महीने लीगल प्रोसेस चला। स्टार्टिंग में ही अगले महीने 40 क्रांतिकारी पकड़े, 11 महीने तक गायब रहे अशफाक उल्लाह खान। ये अशफाक उल्लाह खान देखो, ये रहे लेफ्टिनेंट थे ये HRA के इस प्रोजेक्ट के। लेकिन 18 महीने के लीगल प्रोसेस के बाद अंग्रेजों के पक्ष में ही जाना था। पूरी ट्रेन में कितने लोग थे, सबने देखा हाँ भी डकैती हुई है, तो इससे बचना नामुमकिन था। बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, चारों को फांसी की सजा। ढेर लोगों को लंबी सजा, ऐसा नहीं बस 4, काफी सारे लोगों को लंबी सजाएं, काफी सारों को काले पानी की सजाएं। 29 आदमियों को कहते हैं इसमें लगभग एक तरह से उनकी लाइफ को खत्म कर दिया गया। किसी को फांसी देकर, किसी को इतनी लंबी जेल की सजा दी गई कि बुढ़ापा आ गया जेल में, कई की तो डेथ ही वहां हो गई। जो काले पानी जाएंगे वो भी मान लो कि एक तरह से बस लाइफ से दूर ही चले गए। तो देश ने बहुत कीमती क्रांतिकारियों को खो दिया। इस पूरे रेल, जिसको अंग्रेजों ने कांड नाम दिया, बहुत बड़ा नुकसान था ये HRA का। दोबारा से एक संगठन बनाने में, जी जान लगाने में बहुत टाइम लग जाता है, क्योंकि एक डर पैदा हो गया था हर भारतीय नौजवान के मन में इन घटनाओं के बाद। लेकिन ये चीजें रुकी नहीं। आपके सामने भगत सिंह का किस्सा है, NBS आपने सुना हुआ है, नौजवान भारत सभा। आप HRA को फिर आगे ही देखते हैं, पढ़ते हैं 1928 में HSRA के रूप में। तो ये विचार थे जो लंबे टाइम तक चलते रहे, आज तक भी चल रहे हैं, बस सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। इंडियंस आज भी उतने खराब नहीं हैं। जैसे इंडियंस को बहुत लोग कहते हैं भ्रष्टाचारी हैं, मुट्ठी भर लोग हैं घटिया, बस उन घटियाओं का बोलबाला है, क्योंकि जो समझदार लोग हैं ना वो शांत बैठे रहते हैं, वो कुछ भी नहीं करते, और कुछ भी नहीं करने के कारण ऐसा लगता है कि हर इंडियन ही ऐसा है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर दुनिया की सबसे बड़ी लोकतंत्र व्यवस्था यहाँ चल रही है तो आप ये मान के चलिए कि इस देश में आज भी अच्छाई का स्तर बहुत ज्यादा ऊपर है। कुछ मुट्ठी भर घटिया लोगों ने ऐसा एक हाई
हाइप क्रिएट कर दिया कि ऐसा लगने लगा कि हर इंडियन खराब है, इंडियंस विश्वास के लायक नहीं है, इंडियंस में दिमाग नहीं है, ये कुछ कर नहीं सकते। कितने लोग तो ऐसा कहते हैं कि इंडिया में बड़ी बड़ी चीज़ें कहाँ ईजाद होती है, नहीं होती, क्योंकि माहौल वैसा नहीं है। जब अच्छे लोग बोलना बंद कर देते हैं ना, तो घटिया लोग, ऐसा नजर आने लगता है कि समाज में ये लोग ज्यादा है, जबकि ऐसा कभी नहीं हुआ। घटिया नेगेटिव लोग पहले भी कम ही थे, पर क्योंकि वो लोग एक्टिवली अपने घटियापन को बढ़ाने में काम करते हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि पूरा समाज उस दलदल में है, लेकिन ऐसा होता नहीं। आज भी ऐसा नहीं है। आज भी अगर कोशिश की जाए, सही डायरेक्शन दिखाने वाले लोग हों, तो आज भी नौजवान भटके नहीं हैं। बस एक डायरेक्शन, एक मार्गदर्शक अच्छा मिल जाए, आज भी वो वैसे ही हैं जैसे ये लोग थे। तो ये चारों फांसी पर झूल गए। और जो हम, क्योंकि आज राम प्रसाद बिस्मिल जी को पढ़ रहे हैं, तो इनकी फांसी के बाद राप्ती नदी पर इनके घर वालों को डेड बॉडी जैसे देने का ये नियम होता है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शरीर नहीं दिया गया था, वो अंग्रेजों की घटिया एक साजिश कह लो, अदरवाइज ये लिखित में था, कानून था ये, कि डेड बॉडी को परिवारजनों को सौंपना होता था। उनकी डेड बॉडी के तो टुकड़े टुकड़े करके ही तो नदी में बहा दिए थे, अधजली अवस्था में ही। लेकिन इनकी डेड बॉडी दी गई, इनके घर वालों ने अंतिम संस्कार किए, कि जैसे 16 संस्कार होते हैं ना पूरे जीवन में, लास्ट होता है अंतिम संस्कार। तो राप्ती नदी है जहाँ पे इनकी, उसी के किनारे इनका अंतिम संस्कार किया गया, हिंदू विधि से, क्योंकि हिंदू थे और कट्टर आर्य समाजी थे। और ये जो राप्ती नदी है ना, ये घाघरा नदी की सहायक है, और घाघरा आप सब जानते हैं गंगा नदी की सहायक है। तो इस नदी के किनारे इनका अंतिम संस्कार हुआ, और उस जगह को राजघाट के नाम से जाना जाता है। वैसे राजघाट फेमस है, दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि का नाम है, लेकिन अगर एग्जाम में आ जाए तो हमें ये भी याद रखना है कि जिस जगह अंतिम संस्कार हुआ इस देश के एक बड़े क्रांतिकारी का, नौजवानों के कहीं ना कहीं मन में बसने वाले क्रांतिकारी का, उस जगह का नाम भी राजघाट ही है। हाँ, फेमस राजघाट ज्यादा बना दिया गया है महात्मा गांधी जी के उस जगह को जहां उनका लास्ट अंतिम संस्कार हुआ था। ठीक है, चलिए, उम्मीद करती हूँ ये सारी कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। और इस लॉकडाउन पीरियड में ना बच्चों, सिर्फ ये मत सोचो कि सिर्फ पढ़ना है। पढ़ना तो है ही, वो तो प्रायोरिटी है हमारी जब तक नौकरी ना लगे, लेकिन पढ़ने के साथ साथ अपने दिमागी विकास पे भी थोड़ा सा काम कर लो। कुछ ना कुछ सीखो एक्स्ट्रा, चाहे वो कुछ भी है, पढ़ाई से जुड़ी बातें हैं, कोई भी स्किल है, अपनी किसी भी चीज़ को बेहतर बनाने की दिशा में हमेशा काम करते रहो। और लर्निंग कभी रोकनी नहीं होती। किताबी ज्ञान ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है, जब तक कि आपको नौकरी नहीं मिल जाती। नौकरी के बाद भी लर्निंग को एज इट इज़ चलाते रहना। और राम प्रसाद बिस्मिल जैसे कितने ही एग्जाम्पल हैं, इनसे ही सीख लें हम लोग कुछ। अभी भी अगर इन चीज़ों को सुनते हैं ना, तो आप देखिए अपने आप मन में पॉजिटिव फीलिंग्स आने लगती हैं, पॉजिटिव वाइब्स। हमें लगता है कि अगर ये लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। और आज भी देश को सच में ज़रूरत है। वैसी आज़ादी नहीं चाहिए, लेकिन आज भी देश को आज़ादी चाहिए। हम लोगों को भुखमरी से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से आज भी आज़ादी, आज भी क्रांति की ज़रूरत है। बस क्रांति और आज़ादी का रूप अलग होना चाहिए। आज हमें किसी से वैसे नहीं लड़ना, आज हमें कोई रेल नहीं लूटनी, लेकिन आज हमें लड़ना है बेरोजगारी की मार से। कैसे लड़ सकते हैं? अपने आप को लायक बना के। अगर हर आदमी लायकियत को इकट्ठा कर लेगा ना, तो आप यकीन मानिए वो किसी ना किसी फॉर्म में रोजगार का अपना काम चलाने लायक काम कर लेगा। प्रॉब्लम तब होती है जब इंसान के अंदर काबिलियत नहीं होती, लायकियत नहीं होती। उस कंडीशन में बेरोजगारों की संख्या लगातार बढ़ती है। और आपसे बेहतर कौन जान सकता है, आज इंडिया के एजुकेशन सिस्टम क्या है? डिग्री होल्डर्स रह गए हैं, ज्ञान नहीं है। डबल एमए कर गए, एमएससी कर गए, एमकॉम कर गए, पीएचडी कर गए, नेट क्वालिफाई कर गए, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उस स्तर की पढ़ाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में नहीं करते स्टूडेंट्स, क्योंकि कोई डायरेक्शन ही नहीं है। बस अंधाधुंध डिग्री 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 करने पर लोगों का ध्यान है। डिग्री इकट्ठी करना कोई बुरी बात नहीं है, कीजिए, लेकिन कोशिश कीजिए जिस चीज़ की डिग्री आप ले रहे हैं, आप उसमें काफ़ी हद तक जानकारियाँ भी रखते हों। आपको पता हो कि मैंने जो पढ़ा है वो क्या चीज है। ऐसा ना हो कि एग्जाम के टाइम में बस रट लिया और काम चल गया। तो अपने अंदर काबिलियत इकट्ठी कीजिए, लायकियत इकट्ठी कीजिए। पैसा कमाना टारगेट होना चाहिए, नो डाउट। अगर पैसा कमाना टारगेट नहीं है तो गड़बड़ में आएगा, लेकिन उस पैसा कमाने के पीछे नहीं भागना, लायकियत के पीछे भागना है। पैसा अपने आप कमाया जा सकता है, ठीक है। तो यूथ को मेरा यही मैसेज है कि जब जब ऐसे लोग तुम सुनते हो तो अपने आप को खुद मोटिवेटेड रखा करो कि अगर ये लोग एक यंग एज में ऐसा कर सकते हैं तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं।
अच्छा, अभी इसके बाद परिमल सर की भी क्लास है। चलिए, आज बड़ा अच्छा दिन रहा और आज हमने एक क्रांतिकारी की जीवन गाथा को जाना। और एक कहीं ना कहीं जब भी तुम्हें लगे ना कि यार लाइफ का लो टाइम चल रहा है, थोड़ा पढ़ाई में मन नहीं लगता या कुछ भी ऐसा, तब इन कहानियों को, किस्सों को दोबारा सुन लिया करो। तुम्हें अपने आप लगेगा कि हाँ, लाइफ बहुत सुंदर है और इस आज़ादी के लिए इतने सारे लोगों ने फांसी के तख्ते को चूम लिया, जिस आज़ादी में मैं और तुम कीमत भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो इस आज़ादी की कीमत को समझो। आज हमारे पास बहुत ज़्यादा बड़ा एक प्लेटफॉर्म है, हम कुछ भी सीख सकते हैं। ऑनलाइन ही कितनी सारी सुविधाएं हमारे पास हैं। तो अपने आप को मोटिवेटेड रखो, पढ़ते रहो और लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहो। थैंक यू, गुड नाइट।